नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली डिफेंस अपडेट इंडियन आर्मी को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है 375 लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स के लिए, जिन्हें की फास्ट ट्रैक प्रक्रिया और आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तहत खरीदा जाएगा। बता दें कि ये जो लाइट आर्मर्ड बुलेट प्रूफ व्हीकल्स होंगे, बता दें कि इनका इस्तेमाल मिलिट्री और डिफेंस फोर्सेस करेंगी हाईली इंटेंसिटी कॉम्बैट जोन में पेट्रोलिंग करने के लिए। इनका जो डिजाइन है वो मॉड्यूलर टाइप का होना चाहिए और इनकी मेंटेनेंस भी आसानी से हो जानी चाहिए। और ये जो व्हीकल्स होंगे उनमें फ्यूचर को देखते हुए अपग्रेडेशन के भी ऑप्शन होने चाहिए, ताकि इन्हें अलग अलग रोल्स में इस्तेमाल किया जा सके। बता दें कि ये जो लाइट आर्मर्ड बुलेट प्रूफ व्हीकल्स होंगे वो क्रू मेंबर्स को फ्रंट, साइड और रियर पर स्टैंग लेवल 1 की बैलिस्टिक प्रोटेक्शन देने में सक्षम होने चाहिए। साथ ही इनमें करीबन 400 किलोग्राम का एमुनिशन रखने की जगह भी होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि ये जो वाहन है इन्हें भविष्य में स्टैंग लेवल 2 तक भी अपग्रेड किया जा सकेगा। साथ ही ये जो वाहन है वो आईईडी, हैंड ग्रेनेड्स और पर्सनल माइन के खिलाफ भी प्रभावी होने चाहिए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। इंडियन कोस्ट गार्ड की 840 स्क्वाड्रन ने ALH Mark 3 को कमीशन किया है। कहा जा रहा है कि इससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सुरक्षा संवेदनशील जल क्षेत्र में भारतीय तटरक्षक की क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर भारतीय तटरक्षक बल में 16 ALH Mark 3 विमानों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया गया है। इनमें से 4 विमान चेन्नई में तैनात है और ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर आपको मालूम है कि स्वदेशी रूप से HAL के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें एडवांस रडार के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, शक्ति इंजन, फुल ग्लास कॉकपिट, हाई इंटेंसिटी वाली सर्च लाइट, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ अन्य कई अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 4.2 किलो न्यूटन क्लास के टर्बोजेट इंजन पर काम करना शुरू कर चुका है, जिनका इस्तेमाल अपग्रेडेड रिमोटली पायलटेड हाई स्पीड टारगेट ड्रोन सिस्टम में पावर देने के लिए किया जाएगा, जिसे की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट तैयार कर रही है। इसके अलावा HAL इस 4.2 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के टर्बोजेट इंजन को कैट्स वॉरियर में भी करेगा, उसके ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। आप सबको मालूम है दोस्तों, भारत और अमेरिका की सेनाएं इस वक्त सैन्य अभ्यास कर रही हैं, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 किलोमीटर दूर है और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम भी युद्ध अभ्यास दिया गया है। ऐसे में दोस्तों, चाइना को इस बात को लेकर काफी मिर्ची लग रही है और अब चीन ने इस बारे में साफ तौर पर कहा है कि ये जो अभ्यास भारत और अमेरिका कर रहे हैं, ये भारत और चाइना के बीच बॉर्डर एग्रीमेंट का उल्लंघन है। हालांकि दोस्तों, ये भारत और अमेरिका का 18वां युद्ध अभ्यास का संस्करण है, लेकिन मिर्ची इसलिए लग रही है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारत और अमेरिका की सेनाएं LAC के करीब युद्ध अभ्यास कर रही हैं। हालांकि भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार जी ने कहा कि INS विक्रांत से एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन ट्रायल शुरू हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि ये जो फाइटर जेट का जो ये इंटीग्रेशन ट्रायल चल रहा है उसमें करीबन 6 से 8 महीने लगेंगे और ये जून 2023 तक पूरे हो जाएंगे और 2023 के अंत में एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, कई समुद्री परीक्षण यानी कि सी ट्रायल्स पूरा होने के बाद भारत की दूसरी स्वदेशी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघाट को भारतीय नौसेना में 2023 के मध्य में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, ये जो 6000 टन वाली अरिघात है उसका जो डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट है वो INS अरिहंत की तरह ही है, लेकिन INS अरिघात में कई तरीके के बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि इसमें कई एडवांस सिस्टम लगाए गए हैं। वहीं 7000 टन वाली S4 SSBM जो 2021 में लॉन्च हुई थी, उसके 2023 से ट्रायल शुरू हो जाएंगे और 7000 टन वाली S4 स्टार SSBM 2023 के अंत में लॉन्च होगी, जिसे कि ड्राई डॉक से फिटिंग आउट डॉक में ले जाया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, ब्रह्मोस की ताकत दुनिया मानती है। ऐसे में फिलीपींस के साथ हमने ब्रह्मोस का सौदा किया, लेकिन अब रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात भारत से ब्रह्मोस खरीदने की जो बातचीत चल रही है वो अब एक एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है और जल्द ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील फाइनल हो जाएगी और ये मार्च 2023 से पहले हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वर्जन खरीद सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, भारत ने फिलीपींस को 2023 से ब्रह्मोस की डिलीवरी करनी थी, लेकिन अब रिपोर्ट सामने आई है कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी शुरू भी कर दी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, आप सबको मालूम है कि भारत मिस्र के साथ तेजस डील को लेकर बातचीत कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर कोरिया ने मिस्र में अपने T-50 के लिए पिच तैयार कर ली है। आपको मालूम है कि मिस्र की वायुसेना करीबन 70
लिफ्ट विमानों को खरीदना चाहती है, जो कि उनके 119 K8 जो चाइनीज विमान है उनकी जगह लेंगे। भारत ने तो तकनीकी हस्तांतरण के साथ मिस्र को तेजस का ऑफर किया हुआ है, जहां पर भारत मिस्र के अंदर ही एक स्थानीय उत्पादन लाइन को भी स्थापित करेगा। ऐसे में दोस्तों अब दक्षिण कोरिया अपनी पिच को यहाँ पर मजबूत कर रहा है, और आपने देखा होगा कि दक्षिण कोरिया भले ही हमारा अच्छा मित्र है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ से मार्केट को भी छीन रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि मलेशियाई वायुसेना से जो 18 लिफ्ट विमानों का अनुबंध था, वहां पर उसने अपना FA-50 को डाल दिया, जिसकी वजह से भारत मलेशिया के टेंडर से बाहर हो गया। लेकिन अभी मलेशिया में तो बहुत कुछ चल रहा है, चीज़ें अगले साल ही साफ होंगी। ऐसे में अब भारत को अपने LCA लिफ्ट वेरिएंट पर तेजी से काम करने की जरूरत है, ताकि भारत के पास भी ऐसा उत्पाद हो जिसे भारत तेजी से एक्सपोर्ट भी कर सके। क्योंकि दोस्तों LCA लिफ्ट वेरिएंट को लिफ्ट ट्रेनर बाजार में एक कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ पर जो कम कीमत है इन एडवांस ट्रेनर जेट की, वो यहाँ पर मायने नहीं रखती, बल्कि यहाँ पर मायने रखता है प्रोडक्शन रेडी एयरक्राफ्ट। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि AMCA प्रोग्राम के लिए भारत को इसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल बनाना बाकी है। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इसमें ज्यादा कंपनियां भाग नहीं लेंगी, जिसका कारण है इसकी जटिलता, और दूसरा कारण यह है कि इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास कोई अनुभव नहीं है। लेकिन रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इसका इस्तेमाल पहले तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स को एक एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव मिल सकेगा 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स को तैयार करने का, और फिर यही एक्सपीरियंस आगे AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम को बनाने में ये कंपनियां इस्तेमाल करेंगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान पंजाब के ओवरहट सेक्टर में पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में गलती से सरहद पार पहुंच गया था। कहा जा रहा है कि आपको बता दें कि यह जवान धुंध की वजह से गलती से पाकिस्तानी इलाके में चला गया, जिसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स के ऑफिसरों की फ्लैग मीटिंग के बाद जवान को वापस देने की बात पर सहमति बनी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास शुरू किया है। इस दौरान सुरक्षा बलों के एकीकरण और नई युद्ध तकनीकों के अभ्यास के माध्यम से युद्ध शक्ति में तालमेल बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। दक्षिणी कमान के JOC इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह इस अभ्यास के साक्षी बने। उन्होंने उच्च स्तर के प्रशिक्षण और संचालन तैयारियों के लिए जवानों की सराहना भी की। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों जापान को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि चाइना और उत्तर कोरिया उसके दो दुश्मन बन चुके हैं। ऐसे में अब जापान अमेरिका से टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें खरीदने वाला है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2027 तक उनके पास करीबन 500 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें आ जाएंगी। दरअसल जापान इस साल के अंत तक अपनी सुरक्षा रणनीति को एक अंतिम रूप देने जा रहा है। इसमें मिसाइलों को खरीदने की बात साफ तौर पर जापान ने कह दी है। दोस्तों ये जो टॉम हॉक मिसाइल है वो अमेरिकी सेना की सटीक निर्देश वाली मिसाइल कही जाती है। ये मिसाइल 1250 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को खत्म करने में सक्षम है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान में जो भी रुकी हुई परियोजनाएं हैं उन पर भारत फिर से काम शुरू कर सकता है। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने कहा है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए जो परियोजनाएं रुकी हुई हैं उन पर भारत फिर से काम शुरू कर दे। ये परियोजनाएं दोस्तों उस वक्त से रुकी हैं जब अगस्त 2021 में तालिबान सत्ता पर आ गया था। इस वजह से भारत को अपनी सभी परियोजनाओं को रोकना पड़ा। यही नहीं, भारत ने अपना दूतावास तक वहां पर बंद कर दिया था। हालांकि कुछ महीनों के बाद भारत ने अपना दूतावास फिर से शुरू किया। दरअसल दोस्तों भारत के लिए यहाँ पर टेंशन ये है कि भारत ने यहाँ पर कई सुरक्षा संबंधी मुद्दे खड़े किए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में संदिग्ध इस्लामिक स्टेट आतंकवादियों के द्वारा नागरिक परियोजनाओं, धार्मिक स्थलों और रूसी दूतावास को भी निशाना बनाया गया था। और हम लोग उम्मीद भी किससे करते हैं? इन तालिबानियों से जो खुद ही भक्षक हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कामर जावेद बाजवा ने एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि 1971 में जो भारत के साथ युद्ध हुआ था उसमें सेना की हार नहीं हुई, बल्कि ये राजनीति की विफलता थी। ऐसे में अब पाकिस्तान में फिर से एक मुद्दा गर्म हो गया है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने साफ तौर पर कहा है कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की हार एक बड़ी सैन्य विफलता थी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक तरफ राजनीति तो एक तरफ सेना, दोनों तरीके के मुद्दे पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास केवल वो हारे हुए इतिहास के पन्नों को पलटने का वक्त है, आगे बढ़ने का नहीं। मेरे को तो इस बात की हैरानी होती है कि पाकिस्तानी अपने इतिहास के छात्रों को पढ़ाते क्या होंगे, क्या झूठी गाथा वो गाते होंगे, ये थोड़ा समझ से परे हो जाता है। दोस्तों रशिया ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया है। ऐसे में अब रशिया ने साफ तौर पर पाकिस्तान को कच्चे तेल पर डिस्काउंट देने से इनकार कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान रूसी कच्चे तेल पर करीबन 30 से 40% तक छूट मांगने की बात कर रहा था।
लेकिन अब इस बात को रशिया ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल की महंगाई से जूझ रहा है। ऐसे में उसको सिर्फ रशिया से उम्मीद थी। जिस तरीके से रशिया भारत को सस्ता तेल दे रहा है, ठीक उसे भी इसी तरीके का सस्ता तेल दिया जाए, लेकिन मॉस्को ने आखिरकार करारा जवाब दे दिया है। कुछ रिपोर्ट सामने आई है, इसमें कहा जा रहा है कि रूस ने यह आश्वासन दिया है कि वो पाकिस्तान की बातों पर विचार करेगा और बाद में अन्य जानकारी इस संबंध में मुहैया कराएगा। इसके अलावा रशिया ने पाकिस्तान को साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि जिन दरों पर बाकी देशों को कच्चा तेल वो मुहैया करा रहा है, उसी कीमत पर वो पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान दरअसल यहाँ पर रशिया की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।